हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामा का एपिसोड 8 है। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपने पिछले पार्ट्स को देख लिया है देन प्लीज़ कंटिन्यू। एपिसोड की शुरुआत में जैंगलिंग उदास होकर एक पहाड़ी पर खड़ा था और पूर्व परीक्षा को याद कर रहा था। वो खुद से ही बोलता है कि रास्ता दिखने में बहुत आसान लगता है पर उस पर चलना बहुत मुश्किल है। मुझे और मेहनत करनी होगी। तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। फिर से वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए पत्ते को उड़ाता है पर फीफी वहाँ आती है और उसे बताती है कि कल रात मैंने एक चीख सुनी थी। दरअसल हुआ यूँ था कि शायू अपनी पैसों को युनकी को देने गई थी और गलती से एक योद्धा से टकरा गई और उसकी थैली उस योद्धा से टकराने की वजह से उस योद्धा के सर के सबसे नाजुक हिस्से पे लगी थी, जिससे उसकी याददाश्त खो गई है। और इसीलिए दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से पांचों गुरुओं ने जैंगलिंग को 49वां योद्धा बनाया है। पर जैंगलिंग भाव खाने लगता है कि मैं क्यों जाऊं और पत्ता उछाल कर अपना रास्ता खोजने लगता है। पर टी लैंग अपनी तलवार से उसके पत्ते का रास्ता बदल देता है और फीफी पत्ते को अपने मुट्ठी में कैद कर लेती है। जैंगलिंग फिर से बहाने बनाने लगता है। फीफी बोलती है कि चलोगे या नहीं, फिर ये इन्हें उलझाने लगता है। फिर बोलती है चलोगे या नहीं, ये बोल देता है चलो चलें। अगले सीन में सभी जैंगलिंग का स्वागत करते हैं और शर्त लगाते हैं कि जो शाम तक इनाम के पैसों को खर्च नहीं कर पाएगा वो कछुए का बच्चा कहलाएगा। बताओ भला ये कैसी शर्त है। आज की आंखों से ज़्यादा कौन खुश होगा। आखिर उसके दुकान की सारी चीज़ें आज बिकने जो वाली थी और उसकी मोटी कमाई भी होने वाली थी। सभी उसके दुकान में पहुंच जाते हैं। इन लड़कियों को ये कपड़े पसंद आते हैं पर इनकी कीमत 30 सिक्के थे। ये पूछती हैं कि क्या ये जादुई हैं जो ये इतने महंगे हैं, पर ये बताती है कि बिल्कुल नहीं, ये बस आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। ये सभी कपड़े लेना तो चाहती थी पर इनके पास केवल 17 ही सिक्के बचे थे। ये देखकर कुल्लून अपने सिक्के फीफी को देता है। फीफी खुश हो जाती है पर मना कर देती है कि मैं अपने मेहनत से इस कपड़े को खरीदूंगी। संगीत गुरु के शिष्य और टी लैंग और जैंगलिंग जादुई आग के लिए लड़ने लगते हैं और जादुई आग के यंत्र पर टूट पड़ते हैं। जैंगलिंग बोलता है कि दूसरों के पैसों से खरीदारी करने का अलग ही मजा है। हाँ, ये तो सच है। ये बहुत कुछ खरीदने का प्लान बनाते हैं पर ये बताती है कि इनके पास केवल 8 सिक्के बचे हैं। जैंगलिंग टी लैंग को इतने पैसे खर्च करने के लिए डांटने लगता है पर जब ये इसे बताती है कि जैंगलिंग के पास केवल अब 5 सिक्के बचे हैं, इसके बाद तो इसका मुंह ही बन जाता है। कियानक्यू कपड़ों पर छूट देने का ऐलान करता है। सभी खुश हो जाते हैं। खरीदारी के साथ साथ इतने अच्छे ऑफर को और कौन छोड़ना चाहेगा। तियानसी इसे बताती है कि वांसी इसे मिलना चाहती है। वांसी कियानक्यू की छोटी बहन है। उसका नाम सुन के ये उससे मिलने से डरने लगता है। तभी इसे ये दोनों दिखते हैं। ये दोनों कियानक्यू से पूछते हैं कि तुम्हारी दुकान में सबसे सस्ती जादुई हथियार कितने की है, ज़रा बताओ तो कि हम उसे खरीद भी सकते हैं या नहीं। कियानक्यू बताता है कि सबसे जादुई और सस्ते हथियार 300 सिक्के का है। ये दोनों इसे सुनाने लगते हैं कि आखिर तुम अपनी सबसे अच्छी चीज़ें आखिर में ही क्यों दिखाते हो। कियानक्यू जवाब देता है क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, शायद इसलिए। ये इन दोनों को ऑफर देता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री में जादुई हथियार दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कुछ और कीमत चुकानी होगी। ये दोनों हंसी खुशी मान जाते हैं। कियानक्यू इन्हें डराते वांसी के पास ले जाता है। वांसी का कमरा बाकी कमरों से बहुत दूर था। कमरे में जाने से पहले ये इन दोनों को अंदर के किसी भी सामान को छूने से मना करता है। कियानक्यू वांसी को बताता है कि उसने पांचों पर्वतों की परीक्षा में भाग लिया था और अब ताओसिन प्रतियोगिता में भी भाग लेगा। ये परीक्षा बहुत कठिन है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा था। वांशी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से हथियार बनाए हैं। पर कियानकी इन दोनों को मिलवाता है और बोलता है कि ये मेरे दोस्त हैं। वांसी बोलती है कि अरे वाह, तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद आया, और इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये इन्हें तोहफा क्यों बोल रही है। दरअसल वांसी हमेशा जादुई हथियार दवाइयों का इन्वेंशन करती रहती है। उसके द्वारा बनाए गए हथियार अव्वल दर्जे के रहते हैं और जब वो अपने हथियार और दवाइयों को बनाती है तो टेस्ट के लिए और उनकी क्षमताओं को जानने के लिए वो अपने भाई
कियानक्यू का इस्तेमाल करती है और उसी पे इन सभी चीज़ों को टेस्ट करती है। इसीलिए कियानक्यू वांसी से मिलने से डर रहा था और वांसी से बचने के लिए शायद वो इन दोनों को ही लाया है। और ये दोनों बुद्धू वांसी से फ्री में हथियार मांगने लगते हैं। वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जादुई हथियार दूंगी और उपहार भी दूंगी। और ये इनके लिए जादुई हथियार लेने चली जाती है। पर अब इन दोनों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आखिर कियानक्यू उन्हें यहाँ क्यों लाया है, और सच में तो कियानक्यू ने इन्हें बेवकूफ़ ही बनाया है। पर कियानक्यू इसे बताता है कि तुम सभी चिंता मत करो, इसके हथियार 60% पहले से ही प्रयोग में सही होते हैं। तभी टीलैंग वहाँ का एक गेंद उठा लेता है और फिर होता है वांशी के हथियारों का प्रदर्शन। इन्हें पता चल जाता है कि ये कहाँ फंस गए। मानसी उस गेंद को रोकती है और बोलती है कि ये गेंद कामयाब रहा। एक गेंद उन्हें उपहार में भी दे देती है, पर डर के मारे इनकी हालत खराब हो जाती है। ये तो वांशी की वो गेंद भी नहीं लेना चाहते थे, पर वांशी इन्हें डरा के वो जबरदस्ती गेंद इन्हें दे ही देती है। पर हद तो तब हो जाती है जब ये इन्हें हथियार के तौर पर इन्हें लोहे के अंडे खाने को देती है। ये भागने लगते हैं, पर वांसी इसे घेर लेती है और बोलती है कि ये अंडे वाले हथियार तुम्हारे हैं और तुम दोनों लोहे के अंडे को खा लोगे तो इसकी शक्ति तुम्हारी आत्मिक शक्ति से जुड़ जाएगी, और ये तुम्हें शक्ति देती रहेगी, जिससे ये ऐसे जादुई हथियारों में विकसित होगी जिसे केवल तुम काबू कर सकते हो। टी लैंग बोलता है कि ठीक है, तुम बोल रही हो तो हम खा के देख सकते हैं। जैंगलिंग उसे देखने लगता है और घूरने भी लगता है और बोलता है कि पहले तुम ही खाओ। ये बोलते हैं कि ठीक है, हम शहर में जाके इसे खा लेंगे, पर ये इन्हें डरा धमका कर वो लोहे के अंडे वहीं खिला देती है। और कियानक्यू बोलता है कि मैं तो बाल बल बचा। वांसी इनसे बोलती है कि जिंदा वापस जरूर लौटना, और अपने भाई से बोलती है कि अगर ये दोनों मर जाए तो इनकी लाशें मेरे पास जरूर लाना, मैं इनकी जांच करना चाहूंगी। ये सुनकर ये दोनों वहां से पैर पटकते हुए चले जाते हैं। इन दोनों की डांट से बचने के लिए ये दो जोड़ी कपड़े इन्हें मुफ्त में दे देता है और ये दोनों चुप भी हो जाते हैं। शाम हो जाती है और शाम में होने वाले लालटेन फेस्टिवल के लिए सारी लड़कियां ऐसा तैयार होना चाहती थीं कि सभी उन्हें देखते ही रह जाएं। और जब टी लैंग जैंगलिंग कियानक्यू के दिए हुए कपड़े पहनते हैं तो ये संगीत गुरु के शिष्य बोलते हैं कि लगता है तुम लोगों ने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं, और इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। जैंगली भी इन्हें जवाब देता है, कोई कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। तो इन लोगों का मुंह ही बन जाता है। सभी शहर में आते हैं। शहर का खुशनुमा माहौल देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, और जब लड़कियां आती हैं तो सच में सभी इन्हें देखते ही रह जाते हैं। सभी खुश थे और खूब एंजॉय करते हैं। पर संगीत गुरु के शिष्यों को संगीत बजाने वाले पसंद नहीं आते, तो ये ही उन्हें बजाने चले जाते हैं, और बजाते हैं तो वाकई कमाल का बजाते हैं। और इनकी मस्ती के बीच में हमें एक कैरेक्टर और दिखाया जाता है जो टेबल पर लुढ़का हुआ था। हान सेंग अपने भाइयों के लिए वाइन लेने जाता है। उससे मीकांग्यू मिलती है और वो हान सेंग को वाइन देती है। हान सेंग पूछता है कि क्या तुम माफ़ी मांग रही हो कि तुमने मेरे भाई को मारने की बात कही, पर ये बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी जगह अगर तुम होते तो शायद तुम भी यही करते। सच बोल रही हूँ ना। ये सुनकर हान सेंग कुछ नहीं बोलता। मी कांग यू बोलती है कि उसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ, और ये वाइन तुम्हारे शाम के अच्छे संगीत के लिए है। और इन्हें ऐसे देखकर कियानक्यो का कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं रहता है। अगला सीन दानव लोग का होता है। वायु दानव अपनी जान देकर भगोड़ा कवच में छेद करने वाला था। जी लिवली तैयार होकर आती है। राजमाता उसे एक खून से भरी शीशी देती है और बोलती है कि इन 7 बूंदों को इस्तेमाल करना जब तुम्हें मुझसे मिलना होगा, और याद रहे तुम इन 7 बूंदों से केवल मुझसे 7 बार ही मिल सकती हो। ये लोमड़ी मतलब बाई चियांजी बोलती है कि मैं जिस कोठरी में कैद थी वो भी मैं धरती पर ले जाना चाहूंगी, क्योंकि उसके बिना मुझे कहीं चैन नहीं आता। ये दानव सम्राट की अंगूठी को देखने लगती है। जब वायु दानव भगोड़ा कवच में छेद कर देता है तब ये बाई चियांजी ये अंगूठी
जो दानव सम्राट के शक्ति का प्रतीक था, इन सेनापतियों से मांग लेती है और अगर ये अंगूठी नहीं देते तो ये लोमड़ी समय बर्बाद करती और वायु दानव का बलिदान व्यर्थ हो जाता और इन्हें हार मानकर ये दानव सम्राट की अंगूठी इस बाई चियांजी को देनी पड़ती है। ये बाई चियांजी सही वक्त का इंतजार ही कर रही थी। आगे की यानक्यू सबको एक यंत्र दिखाता है जो इसके खुशनुमा बलों को कैप्चर कर लेगा। ये तीनों हान भाई उनमें आना तो नहीं चाहते थे पर चैंग फेंग और कुल्लून के रिक्वेस्ट करने पर आ जाते हैं। गुरुकुल में सभी गुरुओं को दानव की धरती पर आने की सूचना मिल जाती है और सभी गुरु योद्धाओं को बुलाते हैं और ताओसी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस ताओसी प्रतियोगिता के नियमों को ये पर्वत गुरु नहीं बल्कि आयनों की देवी करवाती हैं। ये इन्हें बताती हैं कि मैं आसमानी आईने से प्रतियोगिता में तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी और आने वाले खतरे से सूचित करूंगी। इस प्रतियोगिता में सारी चुनौतियां मैं तुम्हें खुद दूंगी और इसी प्रतियोगिता में दिव्य कवच की खोज करनी होगी और दिव्य कवच के मिलते ही ताओसिन योद्धा प्रकट हो जाएगा और दानवों से मुकाबला करेगा। ये इन्हें प्रतियोगिता के नियम बताती हैं। ये इन्हें बताती है कि ये प्रतियोगिता तुम्हारी पूर्व परीक्षा से काफ़ी कठिन होगी और इसमें तुम्हारा सामना असली दानवों से होगा। ये पहला नियम बताती हैं। ये इन्हें बताती है कि तुम सभी को चमकीला चंद्र आईना दिया जाएगा। तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है और आगे क्या करना है इसकी जानकारी ये आईना तुम्हें देता रहेगा और अगर तुमने ये आईना खो दिया तो तुम उसी वक्त प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। दूसरा नियम, तुम सब जब तक मारे नहीं जाते प्रतियोगिता से पीछे नहीं हट सकते और तुम्हारी जान को कितना भी खतरा क्यों ना हो गठबंधन तुम्हारी मदद नहीं करेगा और चाहेगा भी तो भी नहीं कर पाएगा और अगर तुमने हार मान ली तो आईना तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा को छीन लेगा। और तीसरा नियम, जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो दिव्य कवच के टुकड़े प्रकट होंगे और वो तुम्हें प्राप्त करने हैं और जब तुम पांचों टुकड़े प्राप्त करोगे तब इस प्रतियोगिता की आखिरी चरण की शुरुआत होगी और इस चरण में विजेता योद्धा को पांचों टुकड़े रखने का हक मिलेगा और वो योद्धा दूसरे युद्ध में इंसानी सेना का नेतृत्व करेगा और वो पांचों पर्वतों के गठबंधन का कुल प्रमुख भी बनेगा। सभी दानव धरती पे आ जाते हैं और धरती पर आते ही इस लोमड़ी मतलब बाई चियांजी खुश होकर चहकने लगती है और सभी दानवों को 49 योद्धाओं को ढूंढकर उन्हें मारने को बोलती है। सभी योद्धा समझ रहे थे कि ये प्रतियोगिता कोई सपनों की दुनिया का छलावा नहीं बल्कि असली दानवों से लड़कर प्रतियोगिता को जीतना है। ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि क्षमता अनुसार कौन सा योद्धा पहले नंबर पर है। ये टी लैंग से भी पूछते हैं। पहले नंबर पे ये कुल्लून, दूसरे नंबर पे चैंग फेंग के बाद पे तो सहमत थे पर तीसरे और चौथे नंबर के लिए ये असली दावेदार के लिए बहस कर रहे थे। ये तीसरे नंबर के लिए जू जियांग को उचित मानते हैं पर जैंगलिंग बोलता है कि तुम सब गलत हो क्योंकि चौथा नाम वांगवी का होना चाहिए। ये सभी बोलते हैं कि ये वांगवी कौन है। जैंगलिंग उन्हें वांगवी को दिखाता है पर टी लैंग बोलता है कि वो कौन है, गुरुकुल से क्या वो पूर्व परीक्षा में हमारे साथ था। जैंगलिंग बोलता है कि बिल्कुल था, अगर नहीं होता तो वो आज हमारे साथ कैसे होता। पर ये तीनों योद्धा बोलते हैं कि हमने तो कभी इसे नहीं देखा और ना ही इसका कभी नाम ही सुना है। जैंगिंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसके बारे में पूछा प्रबंधकों से, उन्होंने इसका नाम वांगवी बताया। वांगवी दक्षिणी समुद्री गुरुकुल से है। पर ये तीनों बोलते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो हान सेंग और जू जियांग से बेहतर है। जैंगलिंग बोलता है क्योंकि मैंने उसकी शक्ति को महसूस किया है, क्योंकि वो पूर्व परीक्षा में दानवों से लड़ते लड़ते कहीं चला गया था और जब हम लोग सुरक्षित कमरे में थे तब वो वापस आ गया था और उसे बहुत ही मामूली चोट लगी थी। पर ये बोलते हैं कि शायद वो कहीं छुप गया होगा। जैंगलिंग बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया होगा तो वाकई उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर